Hi, welcome to our channel. Today we are going to analyze the definition of accounting. This definition is given by American Institute of Certified Public Accountants. This is the most prevalent and most relevant definition. You may find lot of different definitions in different textbooks given by different authors and institutes. But generally what is largely followed is by American Institute of Certified Public Accountants. In other words, this Certified Public Accountants, it is called CPA also. You might have heard this word CPA, that is Certified Public Accountants. जैसे हमारे इंडिया में CA बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, अमेरिका में वहाँ पे ये प्रोग्राम में CPA बोलते हैं. सो जो डेफिनेशन है उसको हम एनालाइज करते हैं, जो कि आपकी मैक्सिमम एनसीईआरटी बुक्स में या आपके डिफरेंट जो प्रेवलेंट ऑथर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा रिनाउंड ऑथर्स हैं, वहाँ पे भी यही आपको डेफिनेशन मिलेगी. नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग? इट इज डिफाइंड. पहली बात तो जब डेफिनेशन किसी भी इंस्टीट्यूट या कहीं भी किसी कोई ऑथर देता है तो पहली बात तो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के विद इन होते हैं. नाउ व्हाट इज accounting? It is accounting is the art. Now always make a habit of underlining the significant and important words when you read the text. आप कोई भी जब टेक्स्ट को अप्रोच करते हैं, कभी भी बुक को रीड करते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट वर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइनिंग करते हुए चलेंगे, ताकि आप जब भी रिविजिट करेंगे उस डेफिनेशन को या उस टेक्स्ट को तो आपको इजी होगा. पूरा टेक्स्ट रीड ना करने की जरूरत पड़ेगी और आप सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ही लिफ्ट करते हुए उस पूरे पैराग्राफ को जज कर पाएंगे. नाउ अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character. Part of a financial character and interpreting the results. पहली बात तो ये डेफिनेशन आपको बाय हार्ट होनी चाहिए. यू शुड लर्न दिस डेफिनेशन बिकॉज आपको कभी भी आंसर्स में इसको कोट करने में आपको हेल्प मिलेगा. और इस डेफिनेशन में पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस को भी कवर किया गया है. अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है वो इन डिटेल हम एक सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे एक समरी में आपको और एक प्रिलूड आपको यहाँ पे दे सकते हैं कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. Now taking one word at a time. Now recording. सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? It's a process of recording. कोई भी financial transaction जो होगा उसको आप पहले तो रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाइंग. Now classifying, अगर मैं रिकॉर्डिंग की बात करूं तो रिकॉर्डिंग हम जैसे जर्नल बनाते हैं, ये जर्नल एंट्री जिसको बोलते हैं वो बनाएंगे. तो जर्नल एंट्री में आप रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस. अब आप क्या करते हैं, जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आप सारे ट्रांजैक्शंस को एक ही बुक के अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, अकॉर्डिंग टू डेट आप रिकॉर्ड कर लेते हैं. बट आप उस ट्रांजैक्शंस को जब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है क्लासिफाइंग. नाउ क्लासिफाइंग का मतलब ये होता है कि जो एक नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं आप उनको कंपाइल करके, क्लासिफाई करके एक अकाउंट में एंटर कर देते हैं. जैसे इसको हम लेजर भी बोल सकते हैं. यहां पे जैसे मान लीजिए आपने कैश के ट्रांजैक्शंस हैं वो सब एक कैश बुक में डाल दिए. नाउ दिस इज योर क्लासिफाइंग. आप सेल्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं आपने सेल्स बुक में डाल दिए या सेल्स अकाउंट में डाल दिए. परचेजेस से सारे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो परचेजेस में डाल दी. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं. क्लासिफिकेशन से आपको हमेशा हेल्प रहेगी कि आप एक ही ग्लांस में ये देख सकते हैं कि आपकी टोटल सेल्स कितनी है, टोटल परचेजेस कितनी है, टोटल कैश आपका कितना इन हैंड है. तो ये रिकॉर्डिंग की स्टेज पे या जर्नल की स्टेज पे आपको नहीं मिल सकता, ये क्लासिफाइंग की स्टेज पे मिलेगा. सो पहली चीज हो गई रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. नाउ समराइजिंग का मतलब ये होता है कि आप उसकी एक समरी बनाते हैं. समरी जैसे एक आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एक वर्ड आपने सुना होगा,
और फाइनल अकाउंट्स, आपने सुना होगा वर्ड, जहां पे आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। नाउ समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस वर्ड क्या है? ट्रायल बैलेंस में आप क्या करते हैं, जो आप लेजर में डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं उनको समराइज करके एक ट्रायल बैलेंस में सारे डेबिट ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, जितने डेबिट बैलेंसेस हैं वो उस तरफ लिख देंगे, जितने क्रेडिट बैलेंसेस हैं इस तरफ लिख देंगे। नाउ द टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल। ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल, आपका जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आप सारे इनकम्स एक्सपेंसेस इस अकाउंट में लिखते हैं। बैलेंस शीट में आप अपने सारे बैलेंसेस, जो भी आपके ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जो एंट्रीज नहीं होती वो बैलेंस शीट में रिमेनिंग होती है। ये सारी डिटेल हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, you have to restrict yourself to recording, classifying, summarizing। हमने पहले रिकॉर्ड किया, then classify किया, then summarize किया, एक समरी बना ली ताकि एक ग्लांस पे आप उसको देख सको और उससे रिजल्ट्स जो हैं उससे आप एनालाइज करके रेफर कर सको। तो आपने ये हो गया, समराइजिंग हो गया इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब ये है कि आप जो एक्सप्रेस हो सकता है ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे आपने 1 kg ऑफ स्टील खरीदा, so you are not going to record this 1 kg, you're going to record इसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि जो पैसे में एक्सप्रेस हो सके। आप किलोग्राम को नहीं एंटर करने वाले, डेफिनेटली आप रिकॉर्ड में लिखेंगे कि हमने 1 kg ऑफ स्टील खरीदा, बट कितने में खरीदा हम वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो हम यूनिट्स जो है हमेशा जो रुपीज में या मनी में एक्सप्रेस हो सकते हैं वही आप रिकॉर्ड करेंगे। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इसका क्या मतलब है? फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब वही ट्रांजैक्शंस जो आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट यहां पे आपको लिखा है विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ, मतलब कम से कम एक पार्ट तो मनी में एक्सप्रेस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कैश सेल्स करी यानी कि नगद में माल बेचा, तो क्या हुआ, कैश आया और गुड्स बाहर गया। आपने अपना माल बेचा तो बाहर गए और पैसा अंदर आया, तो ये कैश सेल्स रिकॉर्ड होंगी। तो इसमें दोनों में लेना देना हो गया, लेन देन हो रहा है। बट अगर क्रेडिट सेल्स होती, क्रेडिट सेल्स मतलब अगर उधार में सेल की होती, तो सिर्फ गुड्स बाहर गए होते, कैश तो नहीं आया होता अंदर। गुड्स बाहर गए बट कैश नहीं आया, तो इस केस में लेन देन तो हुआ ही नहीं, सिर्फ देन हुआ, यानी कि देना हुआ। हमने अगर क्रेडिट में, उधार में किसी को माल दिया तो सिर्फ एक पार्ट ही एक्सचेंज हुआ, दूसरा पार्ट तो हुआ ही नहीं, बट स्टिल वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड। तो क्यों? बिकॉज यहां पे डेफिनेशन में क्या है, एटलीस्ट एक पार्ट तो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो सके। सो हमने अगर किसी को उधार में माल दिया है तो उसकी कोई वैल्यू होगी। सपोज 1000 रुपए का माल हमने बेचा है, तो इट इज एटलीस्ट अ पार्ट, इन पार्ट तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाएगा और रिकॉर्ड हो सकता है। दैट इज व्हाई इट इज रिटन in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character, right? And interpreting the results thereof, इसका ये मतलब होता है जब भी आप पहले जर्नल एंट्री प्राइमरी बुक में एंट्री करेंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ये समरी, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर फाइनल अकाउंट्स है। अब जब आप ये फाइनली बना लेंगे फाइनल अकाउंट्स, जो कि एंड ऑफ द अकाउंटिंग एक तरीके से होती है, फाइनली ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बन गया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बन गया, तो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। तो उस केस में आप इस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपने रिजल्ट्स को, बिजनेस के रिजल्ट्स को, बिजनेस की ऑपरेशन कैसे रही, अच्छी रही, बुरी रही, आज की स्थिति किस बिजनेस किस स्थिति में है या किस कंडीशन या स्टेट पे है, वो आप ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट को देख के इंटरप्रेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज टेलिंग यू and interpreting the results thereof. I hope this is quite a detailed definition, and अगर आपको कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में उसको मुझे शेयर करिए। We can be more elaborate on this definition, right?